हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आज तो एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। तो हमारा जो एग्ज़ाम है साइकोलॉजी का वो 2 जनवरी को है। सेकंड शिफ्ट में है, 3 बजे से 6 बजे तक। तो अपनी मेहनत और लगन का परीक्षा देने का टाइम आ चुका है। तो हम जो कवर कर रहे हैं, हमारी जो PYQ सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी। और ये जो है ये हम यूनिट 5 कर रहे हैं। यूनिट 5 का पार्ट 3 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 में कहता है द रैपिड चेंज इन परफॉर्मेंस एज द साइज ऑफ रिइंफोर्समेंट इज वैरिड इज कॉल्ड। यानी प्रबलन के आकार में परिवर्तन होने पर प्रदर्शन में होने वाले तीव्र परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्रेस्पी इफेक्ट, डिसइक्विलिब्रियम, हाइपोथेसिस, प्रीमैक प्रिंसिपल या प्रोग्राम लर्निंग। तो इसे कहते हैं क्रेस्पी इफेक्ट। क्रेस्पी इफेक्ट क्यों कहते हैं? क्रेस्पी इफेक्ट क्या होता है? क्रेस्पी इफेक्ट जो है, क्रेस्पी इफेक्ट की वजह से क्या होता है, प्रबलन की मात्रा बदलते ही बिहेवियर में क्या होता है, परिवर्तन दिखाई देने लगता है। और जीव प्रोत्साहन स्तर के अनुसार क्या करते हैं, वो शीघ्र ही अनुकूलन कर लेता है। ओके, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर बनता है वो है क्रेस्पी इफेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच द फॉलोइंग से है। फर्स्ट में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, सेकंड में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। मैग्नोसेलुलर सिस्टम, पैरवोसेलुलर सिस्टम, फ्यूरियर एनालिसिस एंड कोइंसिडेंट डिटेक्टर। तो मैग्नोसेलुलर सिस्टम क्या होता है? तो मैग्नोसेलुलर सिस्टम जो है आपका स्पेशलाइज्ड फॉर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट और फॉर मूवमेंट के लिए है। ओके, यानी कि ए का जो होगा, ए का ऑप्शन नंबर 2 है। और पार्वोसेलुलर प्रणाली क्या होता है? पार्वोसेलुलर जो है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फाइन डिटेल एंड कलर, यानी चमक और कंट्रास्ट के बीच के लिए क्या है, स्पेशलिस्ट होता है। फ्यूरियर एनालिसिस क्या होता है? तो जो फ्यूरियर एनालिसिस है वो है एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेव इनटू साइन वेव कंपोनेंट, यानी जटिल तरंगों को साइन तरंगों में विभाजित करना। एंड लास्ट वन इज डी का हो जाएगा आपका 3rd। न्यूरॉन दैट फायर मोस्ट where they receive input from both ear at the same time. The right answer is option number 3rd. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन एंड रीजन से। असर्शन में कहता है कि वर्किंग मेमोरी इज लाइक अ वर्क बेंच वेयर मटेरियल इज कॉन्स्टेंटली बीइंग हैंडल्ड, combined and transformed. रीजन में क्या कहता है? बोथ न्यू मटेरियल एंड ओल्ड मटेरियल रिट्रीव फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी आर हेल्ड इन वर्किंग मेमोरी। यानी असर्शन में ये कहता है कि वर्किंग मेमोरी एक कार्य इमेज जैसी है जहां सामग्री को क्या करते हैं, लगातार संभाला और बदला जाता है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये नई जानकारी और दीर्घकालीन स्मृति में लाई गई पुरानी जानकारी दोनों वर्किंग मेमोरी में रहता है। तो बोथ आर ट्रू एंड रीजन भी उसको क्या करता है, सही से एक्सप्लेन कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन मैं रीजन असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन से है। इसमें ये कहता है कि प्रीमैक प्रिंसिपल जो है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल हाइपोथेसिस स्टेट्स that the opportunity to engage in a frequently occurring activity can be used to reinforce less frequently activity. Okay, और रीजन में क्या कहता है कि according to probability differential hypothesis restricted access a response makes that response reinforcing and excessive access to that response makes that response
पनिशिंग। तो प्रीमैक प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रीमैक प्रिंसिपल ये कहता है कि हम क्या करते हैं, जो ये लीस्ट प्रेफरेंस को और मोस्ट प्रेफरेंस के साथ हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रीमैक सिद्धांत ये है कि उच्च प्रक्रिया व्यवहार प्रबलक बन सकता है, लेकिन इसका जो कारण दिया हुआ है ये सिद्धांत का सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ये जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। A is false but R is A is true but R is false. The right answer is option number 3rd. अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ दिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेमोरी इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरिंग, यानी स्मृति की प्रक्रिया में जो घटित होने वाली घटनाओं का सही क्रम में लगाना है। तो पहले क्या होता है, पहले जो होता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिवरेशन होता है, फिर लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन होता है, उसके बाद नई नई शाखाएं बनती हैं और लास्ट में क्या होता है, स्मृति का संयोजन होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मिंग ऑफ सेल असेंबली, देन लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, देन रिवर्बरेशन, देन लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, और फिर क्या होता है, स्प्राउटिंग होता है, एंड लास्ट में होता है आपको कंसोलिडेशन। ओके, मैं नंबर लिख देती हूँ, डोंट वरी। दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, सॉरी मैं कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ पे। First one is formulation 1, 2, 3, 4 and this one is 5. Okay, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट आर अज्यूम्ड, यानी कहता है सिग्नल डिटेक्शन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन निर्धारकों को माना जाता है? ऑब्जर्वर सेंसिटिविटी, सेंसरी थ्रेशोल्ड, रिस्पॉन्स बायस या डिसीजन। तो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी क्या मानता है कि सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी में सेंसिटिविटी ऑफ ऑब्जर्वर एंड रिस्पॉन्स बायस इज द मेन पॉइंट होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, A and C, ऑब्जर्वर सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स बायस बोथ इज इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अकॉर्डिंग टू टॉलमैन विच अमंग द फॉलोइंग आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस वेरिएबल विच इंटरैक्ट विथ इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल टू प्रोड्यूस बिहेवियर, यानी टॉलमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यक्तिगत भिन्नता चर व्यवहार को उत्पन्न करने में स्वतंत्र चरों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो जो टॉलमैन ने जो ये दिया था, सिद्धांत दिया था, उनका था साइन लर्निंग पे। तो उसमें ये कहा था कि आयु, वंशानुक्रम और पूर्व परीक्षण और शारीरिक स्थितियों को शामिल करते हैं, और वो क्या करते हैं, सभी मिलके क्या करते हैं, बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, एज, हेरिडिटी, प्रीवियस ट्रेनिंग एंड स्पेशल इनकोडिंग, यानी कि चारों के चारों ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गीता स्टडी फॉर sociology exam and then study for psychology exam certain concepts that the theories are similar in the psychology and sociology. While taking sociology exam, she find that she keeps getting confused with psychology theorist. The गीता प्रॉब्लम इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू, यानी गीता ने सोशियोलॉजी पढ़ा, सोशियोलॉजी के एग्जाम की तैयारी की, फिर उसने साइकोलॉजी पढ़ा, पर क्या हुआ क्या कि सोशियोलॉजी की परीक्षा देते समय उसने मनोविज्ञान के सिद्धांत का याद आने लगा। तो ये कौन सी किस कारण से होता है? डिके ऑफ मेमोरी ट्रेस, रेट्रोएक्टिव
इंटरफेरेंस और प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड इनकोडिंग फेलियर। तो डीके ऑफ मेमोरी ट्रेस और इनकोडिंग फेलियर तो नहीं है, क्योंकि उसे इनकोडिंग फेलियर में हम कुछ याद ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये तो इंटरफेरेंस है, यानी एक इंफॉर्मेशन है वो दूसरी इंफॉर्मेशन को क्या कर रही है, रिकॉल करने में बाधा डाल रही है। तो ये कब होता है, ये होता है रिट्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन। रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है कि जो नई चीजें सीख रहे हैं वो क्या कर रही है, पुरानी चीजों की जानकारी में बाधा डालती है, इसको कहते हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सेलेक्टिव अटेंशन इज विजन एंड ऑडिशन रिस्पेक्टिवली हैव बीन डब्ड एज, यानी दृष्टि और श्रवण में चयनात्मक ध्यान को क्रमशः क्या कहा गया है, ऑप्टिक एंड हैप्टिक, स्पॉटलाइट एंड गेटवे, स्पेशियल एंड अकॉस्टिक एंड सेंट्रल एंड पेरिफेरल। तो जो विजुअल सेलेक्टिव अटेंशन है वो डिस्क्राइब एज स्पॉटलाइट फोकसिंग एंड ऑब्जेक्ट, एंड ऑडिटरी अटेंशन इज टर्म गेटवे एट इट फिल्टर इनकमिंग साइड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, स्पॉटलाइट एंड गेटवे। स्पॉटलाइट में क्यों होता है, क्योंकि किसी क्षेत्र पे क्या होता है, आपको देखे होंगे जब सेलिब्रिटी होते हैं तो वो स्टेज पे खड़े होते हैं तो बस उन्हीं पे फोकस किया जाता है। ओके। Question number 10. Which of the following the right explanation of flashbulb memory? Flashbulb memory की सही व्याख्या क्या है? New important prominent social event, unspecific important and common event, specific surprising unimportant event या unspecific important common event। तो फ्लैशबैक मेमोरी क्या करते हैं, फ्लैशबैक मेमोरी जो है अत्यंत स्पष्ट और भावनात्मक घटनाओं से जुड़ी होती है, जो हमसे इमोशनल अटैच होता है उससे जुड़ी होती है। ये इम्पोर्टेंट कब होता है, जो सोशल इवेंट होते हैं उससे संबंधित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, न्यू इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट सोशल इवेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टिप ऑफ द टंग स्टेट्स। टिप ऑफ द टंग के बारे में क्या सही है, फीलिंग ऑफ नोइंग, फीलिंग दैट मेमोरी इज अवेलेबल, रिट्रीवल मेमोरी एंड मेंटेनेंस रिहर्सल। तो टिप ऑफ द टंग में क्या लगता है, टिप ऑफ द टंग में व्यक्ति को ये लगता है कि अरे अभी मुझे याद था, अरे मैं बता नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल याद था, लगता है जैसे अंदर में आप हैं, आपको पता तो है कि आपको बोलना क्या चाहते हो। एंड फिर क्या आता है, फीलिंग दैट मेमोरीज इज अवेलेबल, मतलब आपके अंदर है लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, फीलिंग ऑफ नोइंग एंड फीलिंग दैट मेमोरी इज अवेलेबल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर पोलियाना प्रिंसिपल। पोलियाना प्रिंसिपल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पोलियाना प्रिंसिपल क्या करता है, पोलियाना प्रिंसिपल जो है वो क्या है, प्लीजेंट जानकारी को क्या करता है, उसकी ओर हमें अट्रैक्ट करता है, और सुखद वस्तु अधिक कुशलता और सटीकता से संसाधित होता है। तो हम क्या करते हैं, प्लीजेंट आइटम को प्रोसेस करते हैं, और जो अनप्लीजेंट आइटम है उसको क्या करते हैं, उसको हम भूल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 1 and 2, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टाइम बहुत कम बच गया है, तो हम चीज़ों को बहुत जल्दी से फास्ट ट्रैक रिवीजन के तौर पे करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अगर समझ में नहीं आती हैं तो आप वीडियो को दोबारा से देख कर चीज़ों को समझ सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन दी हुई है हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसको पढ़ सकते हो। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं अ पेरेंट डेलिबरेटली इग्नोर अ चाइल्ड
temper tantrum in an attempt to discourage them. The parent strategy in accordance with, यानी एक पेरेंट्स है वो क्या करता है, बच्चे को गुस्से को जानबूझ के इग्नोर करता है, अनदेखा करता है, ताकि उसको क्या हो, हतोत्साही हो, यानी वो डिसअपॉइंट हो किया जा सके। और तो ये जो है वो कौन सी रणनीति के अनुरूप है? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, एक्सटेंशन, ऑपरेंट एस्केप, ऑपरेंट अवॉइडेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्यों है? क्योंकि अगर बच्चा को रिइंफोर्समेंट नहीं मिलता है तो वो क्या सोचेगा, अरे मम्मी पापा तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मेरे रोने का कोई फायदा ही नहीं है। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो बिहेवियर जो है वो लिप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, इन द प्रेजेंट एरा ऑफ competitive marketing, some company are offering door-to-door sales service. In such case, which kind of reinforcement schedule is practices for their sale executive? यानी कहता है कि अभी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी चल रही है डोर टू डोर ऑफरिंग करने के लिए, तो उसमें कौन सा स्ट्रेटजी है वो दिया जा रहा है। तो सेल्स जो है, सेल्स कमीशन जो है डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल सेल्स पे। तो वो क्या हो गया, ये जो है वो रेशियो होता है। अगर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मतलब तो वो क्या हो जाता है, आपका रेशियो शेड्यूल हो जाता है। लेकिन ये कहता है कि इसमें कुछ कंपनियां डोर टू डोर बिक्री सेवा देती है, इसमें किस प्रकार की प्रबंधन सूची अपनाई जाती है, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल अपनाई जाती है, क्या जो है आपको इतना चीजें बेचनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन एंड रीजन से। असर्शन में कहता है कि ऑटो शिपिंग इन्वॉल्व एसएस लर्निंग, ओके। और रीजन में कहता है कि सम बिहेवियर आर इनेट रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस एंड बिकॉज ऑफ temporal contiguity between them they acquire stimulus related properties। और हिंदी में देखते हैं, हिंदी में ये कहता है कि ऑटो शॉपिंग जो है वो क्या है, एसएस लर्निंग में शामिल होता है। और रीजन क्या कहता है, कुछ व्यवहार उद्दीपन के प्रति जन्मजात प्रतिक्रिया होते हैं और सामयिक निकटता के कारण वो क्या करते हैं, वे उद्दीपन से संबंधित गुण ग्रहण कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑटो शेपिंग जो है क्या है, वो एसएस लर्निंग से है। और जो रीजन भी है वो क्यों होता है, क्योंकि जन्मजात प्रक्रिया जो है वो सामयिक निकटता के कारण नए उद्दीपक से जुड़ता है, जिससे यह प्रक्रिया होती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। बोथ आर ट्रू एंड आर इज एक्सप्लेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्टली अरेंज्ड? Incoming information, rehearsal buffering, selected attention, rehearsal buffering, selecting attention, incoming information, and selective attention, rehearsal buffering, and incoming information. And fourth one कहता है incoming information, selective attention, and ये rehearsal buffer। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हमें information मिलता है, किसके द्वारा, सेंसरी इनपुट के द्वारा, हमारी आंखों के द्वारा, हमारे कानों के द्वारा हम देखते हैं या सुनते हैं या हम महसूस करते हैं। वो क्या होता है, पहले हमें इंफॉर्मेशन पहले हमारे तक आती है, फिर हम उस पर ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो रिहर्सल करते हैं। अगर रिहर्सल करते हैं तो वो कहाँ जाता है, वो लॉन्ग टर्म में चला जाता है, और अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म में ही वो खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है assertion and reason according to Bandura behavior is fully determined and mental image of past experience। यानी बेंडूरा ये कहते हैं कि व्यवहार पूरी तरह से पूर्व अनुभवों की मानसिक छवियों से निर्धारित होता है। क्या यह सही है? जी नहीं, क्योंकि बेंडूरा ने क्या किया था, बेंडूरा रेसिप्रोकल डिटर्मिनेंट्स नॉट कंप्लीट मेंटल डिटर्मिन, ओके, यानी उन्हें पारस्परिक निर्धारण की बात की थी। और तो ए इज फॉल्स, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है असर्शन एंड रीजन में कि मॉडरेट सिमिलैरिटी बिटवीन ओरिजिनल एंड इंटरपोलेटेड लिस्ट रिजल्ट इन मोर रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस।
यानी कहता है कि जो मूल और मध्यवर्ती सूचियों में मध्यम समानता अधिक प्रतिगामी बाधा उत्पन्न करती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और रीजन कहता है कि मध्यम समानता अधिक प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न करता है। तो बिल्कुल सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है। और ये क्या कह रहा है, रीजन जो है वो असर्शन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। मॉडरेट सिमिलैरिटी क्रिएट मैक्सिमम कंपटीशन एंड बिटवीन रिस्पॉन्स, एंड दिस कंपटीशन क्या करता है, जो है रिकॉल ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल कॉजिंग अ ग्रेटर रिएक्टिव इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ प्रोसेसिंग अप्रोच। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के बारे में क्या सही है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये कहता है कि recall of word will visual characteristic better than word that semantic characteristic। और ये सेकंड कहता है recall of word with self reference is better than word with semantic characteristic। थर्ड वन कहता है recall of word with semantic characteristic is better than word with acoustic characteristic। और फोर्थ वन कहता है कि recall of word with semantic characteristic is better than word of acoustic characteristic। तो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग अप्रोच क्या कहता है कि वो डीपर प्रोसेसिंग है, और किस लिए, बेटर मेमोरी के लिए। तो सेल्फ रेफरेंशियल एंड सेमेंटिक प्रोसेसेस क्या करता है, वो डीपर है, किससे, विजुअल और अकास्टिक प्रोसेसिंग से। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, यानी कि स्वयं संदर्भ वाले शब्दों का स्मरण अर्थात्मक शब्दों से बेहतर होता है, और अर्थात्मक विशेषताओं वाले शब्दों का स्मरण ध्यानात्मक शब्दों से बेहतर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है असर्शन एंड रीजन से है। अगेन, परसेप्शन रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो द प्रॉक्सिमल सेंसेशन चेंजेस। यानी कहता है निकट संवेदन बदलने पर भी बोध स्थिर रहता है। और रीजन क्या कहता है कि हमारा जो बोध तंत्र निकट उद्दीपक के अनुसार समायोजन करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि परसेप्चुअल कंसंट्रेंसी में क्या होता है कि हम अगर पास से में भी देखते हैं कि कार की साइज इतनी बड़ी है, दूर जाकर भी कार अगर छोटी दिखती है तो भी हम ये अज्यूम करते हैं कि कार का साइज वही होगा। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बायनोकुलर क्यूब्स डिपेंड ऑन। बायनोकुलर क्यूब्स किस पे डिपेंड करता है? तो बायनोकुलर क्यूब्स कहाँ से अराइज होता है? ये अराइज होता है कोऑर्डिनेटेड यूज बोथ आई। बाइनो का मतलब ही होता है यानी दोनों आई से है। और डेप्थ परसेप्शन किस पर डिपेंड करता है? डेप्थ परसेप्शन डिपेंड करता है रेटिनल, रेस्पिरेटरी और कंबाइंड रेटिनल इमेज पे। तो इसके हिसाब से जो हमारा राइट आंसर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द इमेज एट द लेफ्ट एंड राइट रेटिना। ओके, और द वे टू आई वर्क टुगेदर एंड डिफरेंस बिटवीन द इमेज ऑफ द टू आई। एक आंख बंद करके देखो और दोनों दूसरी आंख खोल कर देखते हो तो क्या करते हैं हम, उसमें डिफरेंस होता है। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ए, बी एंड डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू स्किनर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पॉन्डर बिहेवियर। यानी स्किनर के अनुसार प्रतिक्रियात्मक व्यवहार की विशेषताएं कौन सी हैं? इट इज एलिसेट, इट इज एमिटेड एंड इट इज कंडीशनड एंड इट इज अनकंडीशनड। तो रिस्पॉन्डेड बिहेवियर क्या है? वो एलिसिटेड होता है। एलिसिटेड यानी होता है उसको हम क्या करते हैं, specific stimulus and includes both conditioned and unconditioned response। ओके, ये एमिटेड नहीं होता है और क्योंकि ये वॉलंटरीड होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ए, सी एंड डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एंट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी डिपेंड अपन, यानी कहता है दीर्घकालीन स्मृति में सूचना का प्रवेश किस पर निर्भर करता है, मेंटेनेंस रिहर्सल पे, इलेबोरेटिव रिहर्सल पे, मेथड ऑफ लोकाई एंड प्राइमरी मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इलेबोरेटिव रिहर्सल एंड प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिमुलस जनरलाइजेशन, यानी विभेदन और सामान्यीकरण की सही व्याख्या कौन सी है। तो स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि रिस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक स्टिमुलस व्हाइल इग्नोरिंग सिमिलर, यानी कि स्पेसिफिक स्टिमुलस पे ही आप रिस्पॉन्स करोगे और जो सिमिलर है उसको क्या करोगे, इग्नोर करोगे। और स्टिमुलस जनरलाइजेशन में क्या होता है, जब आप सिमिलर स्टिमुलस पे ही क्या करते हो, रिस्पॉन्स देते हो। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड सी, 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना रिजल्ट फ्रॉम द फेलियर इन द अटेंशन कैप्चर। तो ध्यान आकर्षित होने में विफलता से कौन कौन सी घटनाएं उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस, चेंज ब्लाइंडनेस एंड फ्लिकर फ्यूजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ध्यान की विफलता के कारण क्या होता है, हम लोग इम्पोर्टेंट चीज जो है परिवर्तन चेतना तक नहीं पहुंच पाता है और इससे क्या होता है, ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 ए बी एंड सी, यानी तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है बेसिक डिफरेंसेस डीके एंड इंटरफेरेंस थ्योरी इज, यानी कहता है कि 6 सिद्धांत और हस्तक्षेप सिद्धांत में जो मेन अंतर है वो क्या है। तो डीके थ्योरी क्या कहता है, डीके थ्योरी कहता है कि फॉरगेटिंग एज अ पैसिव प्रोसेस अकरिंग ओवर टाइम, यानी कि स्मृति के साथ स्वतः कमजोर हो जाती है। ओके, और इसमें हम क्या करते हैं, नई चीजों को सीखने में हस्तक्षेप आवश्यक नहीं होता है, यानी इट अज्यूम मेमोरी ट्रेसेस फेड independently of new learning. The right answer is option number 4 DK theory assume autonomous process. Okay, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द निमोनिक डिवाइस, यानी निम्नलिखित में से कौन सी स्मरण सहायक विधियां हैं। निमोनिक डिवाइस आपको पता ही होगा कि हमें जब कोई चीज़ याद नहीं होती तो उसको निमोनिक के तौर पे याद करके उसको इस तरह से फॉर्म करते हैं ताकि वो चीज़ आपको याद हो जाए। ओके, तो वो क्या है, कैटेगोरिकल क्लस्टरिंग, पेग मेथड, मेथड ऑफ लोकाई एंड ह्यूरिस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए बी एंड सी। कैटेगोरिकल क्लस्टरिंग करते हैं, पेगवर्ड मेथड करते हैं जैसे 1 2 बकल मैसू एंड मेथड ऑफ लोकाई। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द मीन इल्यूजन गिवन बाय द हॉरिजन सीम्स मोर डिस्टेंस देन द नाइट स्काई इज, यानी चंद्र भ्रम की वह व्याख्या जिसमें कहा गया कि क्षितिज आकाश की तुलना में अधिक दूर प्रतीत होती है, क्या कहलाता है। परसेप्चुअल लर्निंग हाइपोथेसिस, एक्सपेक्टेंसी हाइपोथेसिस, एपरेंट डिस्टेंस हाइपोथेसिस एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हाइपोथेसिस। तो दिस वन इज एपरेंट डिस्टेंस हाइपोथेसिस। एपरेंट डिस्टेंस हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हॉरिजन और जो है वो परसीव होता है कि वो हमसे दूर है और मून जो है वो नियर होता है। दिस मेक्स मून नियर एंड हॉरिजन अपीयर लार्जर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है द फैक्टर दैट ऑपरेट विथ डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग आर, यानी गहन स्तर के प्रसंस्करण में कार्य करने वाले कारक हैं। कौन सा कारण है? डिस्टिंक्टिवनेस या सेमनेस, एलाबोरेशन या फिजिकल कंट्रोल। तो डीप लेवल का प्रोसेसिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? मीनिंगफुल एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, और डिस्टिंक्टिवनेस में और एलाबोरेशन में क्या होता है? enhance semantic process or learning to better retention. Okay, the right answer is option number 4A and C is the correct answer. Distinctiveness and elaboration. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, जॉर्ज स्पर्लिंग स्टडी आइकॉनिक मेमोरी यूजिंग, यानी जॉर्ज स्पर्लिंग ने आइकॉनिक स्मृति का अध्ययन किया था। तो उसमें क्या था कि उसने आंशिक रिपोर्ट विधि द्वारा आइकॉनिक स्मृति की क्या किया था? उच्च क्षमता दर्शाई थी। और विलंब होने पे क्या होता है? जब हम सारी चीजों को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ओनली, पार्शियल रिपोर्ट प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है एंटिसिपेशन मेथड कैन बी यूज्ड इन, यानी पूर्वानुमान विधि का प्रयोग किया जा सकता है किसमें? फ्री रिकॉल, सीरियल लर्निंग, वर्बल डिस्क्रिमिनेशन एंड पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग। तो एंटिसिपेशन मेथड में क्या होता है? एंटिसिपेशन में ये होता है कि वेयर रिस्पॉन्स मस्ट बी प्रेडिक्टेड, यानी आप पहले ही से, जिसका नाम ही है पूर्वानुमान, यानी आप पहले ही से ये अनुमान लगाते हो। ठीक है, उसका ये क्या होता है कि इट इज स्पेशली इफेक्टिव इन सीरियल लर्निंग एंड पेयर एसोसिएशन लर्निंग। ओके, द राइट आंसर इज बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है पीपल ऑफन कैन नॉट रिमेम्बर वेयर दे हर्ड एंड व्हाट दे हर्ड। समटाइम पीपल थिंक दे सॉ थिंग्स they did not see or heard things they did not hear. This is the case of, यानी लोग अक्सर यह याद नहीं रख पाते हैं कि उन्होंने कोई बात कहाँ सुनी। कभी कभी वे ऐसी बातें देखने और सुनने का दावा करते हैं जो वास्तव में हुई ही नहीं होती है। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो ये है मिस एट्रीब्यूशन। मिस एट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो चीज हुआ ही नहीं, अगर आपको कोई बताएगा कि उस टाइम ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तो लोग क्या करते हैं? उस इंफॉर्मेशन से कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको सही मानने लगते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मिस एट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है मेमोरी रिट्रीवल इज, मेमोरी पुनः प्राप्ति क्या होता है? रिकंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, कंसिस्टेंस या सिंबॉलिक। द मेमोरी रिट्रीवल इज which type of process? memory relative is a active process. इसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं? रिट्रीव करते हैं। तो क्या करते हैं? रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और कंस्ट्रक्ट को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3A and B, रिकंस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है जो मैच द लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्लेस लर्निंग, ओवर्ट रिस्पॉन्सिंग एंड लेटेड लर्निंग। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होता है? तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में हम करते हैं, क्या करते हैं? द प्रोसेस वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड बाय अटेंडिंग टू इवेंट। ओके, ए का जो है वो 3 है। फिर कहता है प्लेस लर्निंग। प्लेस लर्निंग क्या है? लर्निंग वेयर कैन एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, उसके लोकेशन की बात करते हैं, है ही प्लेस, तो प्लेस से रिलेटेड क्या होगा? लोकेटेड होता है।
ओवर्ट रिस्पॉन्स में। ओवर्ट में क्या होता है, जो चीज आप देख सकते हैं। ओके, तो ओवर्ट है आपको अ रिस्पॉन्स दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय अदर, सी का हो गया आपका 2, एंड लास्ट वन इज लेटेंट लर्निंग, लर्निंग दैट टेक प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ रेनफोर्समेंट, उसमें रेनफोर्समेंट का कोई रोल नहीं होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 असर्शन एंड रीजन से है। द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इज रूटेड इन स्ट्रक्चरलिज्म एंड रीजन कहता है कि इट अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द बेसिक्स कैपेसिटी एंड प्रोसेस वी यूज इन कॉग्निशन। तो असर्शन जो है वो बिल्कुल सही कहता है, क्योंकि सूचना प्रसंस्करण दृष्टिकोण का मूल संरचनावाद में ही होता है। और रीजन ये कहता है कि ये संज्ञान में प्रयुक्त मूल क्षमताओं और प्रक्रियाओं की पहचान करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोसेसर किस में शेयर करता है, स्ट्रक्चरल लिंक को गोल को शेयर करता है। और ये किस पे फोकस करता है, आइडेंटिफाई कोर कॉग्निटिव कैपेसिटी पे। तो द राइट आंसर इज बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वाचिंग, और हम नेक्स्ट पार्ट में ये बाकी का करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एग्जाम का डेट आ गया है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।